नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने खार्किव में हुए भीषण हमले की जांच के लिए एक दल को किया तैनात। रूस ने दोहराया, यूक्रेन में नागरिक ठिकानों को नहीं बनाते हैं निशाना। खार्किव पर फिर बरसी रूसी मिसाइलें, 10 साल के बच्चे की मौत, दर्जनों घायल। यूरोपीय संघ के विस्तार और प्रवासन संकट पर ईयू की ग्रेनाडा में बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संघ की प्रवासन नीति पर पोलैंड और हंगरी के विरोध के बावजूद जताई समझौते की उम्मीद। ईयू अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा, संघ के विस्तार की दिशा में बढ़ाया जा चुका है कदम। दक्षिण चीन सागर में फिर आमने सामने आए चीन और फिलीपींस। सेकंड शोल द्वीप पर सैन्य आपूर्ति के लिए जा रहे फिलीपींस के जहाजों को चीनी जहाजों ने रोका। फिलीपींस ने जताया कड़ा विरोध। सीरिया की सैन्य अकादमी पर हुए हमले के जवाब में सीरियाई सैनिकों ने इदलिब में विद्रोही ठिकानों को बनाया निशाना। कई के मारे जाने की खबर। सीरिया में कुर्दों पर तुर्की की कार्रवाई। अपने सैनिकों के निकट पहुंचने के चलते अमेरिका ने मार गिराया तुर्की का ड्रोन। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी के नाम। ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मिलेगा अवार्ड। ईरान में मौत की सजा को खत्म करने और कैदियों के हक के लिए लड़ रही हैं लड़ाई। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को खार्किव में हुए कथित भीषण रूसी हमले की जांच के लिए एक दल को तैनात किया है। इसमें 52 आम नागरिक मारे गए थे। वहीं रूस का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करती है। इस बीच मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को धमकी दी है कि रूस ने एक नया हथियार बनाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन के होंजा में हुए भीषण हमले की जांच के लिए एक दल को तैनात किया है। गुरुवार को हुए हमले में 52 लोगों की मौत हो गई थी। ये रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से नागरिकों के खिलाफ सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क जिले के होंजा गांव में दोपहर के समय कैफे और दुकान पर हमला हुआ और वे मलबे में तब्दील हो गए। जिस जगह पर हमला हुआ वहां उस वक्त 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होंजा गांव के लोग एक व्यक्ति की मौत पर शोक मनाने के लिए एक लोकल कैफे में जुटे हुए थे। इस हमले के बाद खार्किव क्षेत्र में 6 अक्टूबर से 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। निश्चित रूप से सभी परिस्थितियों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। जीवित बचे लोगों से बात करने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए साइट पर एक फील्ड टीम तैनात की गई है। उधर रूस ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया है कि रूसी सेना यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करती है। हम पहले भी कह चुके हैं कि रूसी सेना नागरिकों को निशाना नहीं बनाती है। इन हमलों का उद्देश्य सैन्य बुनियादी ढांचे, सैनिकों और सैन्य नेतृत्व के प्रतिनिधियों को निशाना बनाना है। खार्किव में शुक्रवार को भी रूसी हमला जारी रहा। रूसी मिसाइल हमले में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हो गए। एक इमारत से कुछ मीटर दूर हुए विस्फोट की वजह से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। इमारत के पास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मिसाइल सीधे हमारी इमारत से टकराई। मैं अपने परिवार के लोगों को निकालने में सफल रहा, लेकिन 10 साल का बेटा वहीं फंसा रह गया। इस बीच नए प्रवासन संकट का हल तलाशने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं की स्पेन में बैठक हुई। ये बैठक गुरुवार को 40 यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को हर संभव मदद देने के आश्वासन के बाद हो रही है। यूक्रेनी अनाज निर्यात को लेकर यूक्रेन और पोलैंड के बीच दरार ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कीव को यूरोपीय संघ का समर्थन कम हो रहा है। लेकिन यूरोपीय संघ के नेताओं ने ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि ब्लॉक का दीर्घकालिक समर्थन जारी रहेगा।
हमने पहले भी ऐसा किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन हम यूरोपीय होने के नाते यह तय करेंगे कि यूरोप में कौन और किन परिस्थितियों में आएगा। तस्कर नहीं आएंगे। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को एक और धमकी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि उनके देश ने एक नई रणनीतिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने एक नए परमाणु हथियार की ओर इशारा किया। परमाणु क्षमता से लैस इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता कई हजार किलोमीटर है। अनुभव पर टिप्पणी करने के बाद पुतिन ने कहा कि सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति रूस पर हमला करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के मास्को के अनुसमर्थन को रद्द करने का उद्देश्य इसे अमेरिका के बराबर शर्तों पर रखना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिन लगातार मजबूत हो रहा है और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास में काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने हाल ही में हुए G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक सफल रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में लिए गए फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इस बार यह पुरस्कार ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस पेशे से इंजीनियर हैं। उन्हें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस आवाज को उठाने के लिए उन्हें ईरान में काफी यातना झेलनी पड़ रही है। जन, जिंदगी और आजादी, फारसी के ये 3 शब्द ईरान में पिछले कुछ महीने पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में गूंजते ये नारे इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं के अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के केंद्र में हैं। और इन नारों के उद्घोष के साथ ईरान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए सलाखों के पीछे धकेल दी गई सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 51 वर्षीय नरगिस पेशे से इंजीनियर हैं। वे इस वक्त ईरान की जेल में 31 साल और 154 कोड़ों की सजा काट रही हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इस लंबी सजा से पहले उन्हें 13 मर्तबा गिरफ्तार किया जा चुका था और 5 बार दोषी करार दिया जा चुका था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के साथ मृत्युदंड समाप्ति के लिए भी मुहिम चलाई। मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। उनके साहसिक संघर्ष की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ रही है। कॉलेज के दिनों में जहां आम बच्चे नृत्य और गायन में व्यस्त होते हैं, नरगिस ने उन दिनों में देश में बदलाव की लौ प्रज्वलित करने की ठान ली। 2011 में उन्हें जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की मदद करने के लिए जेल भेज दिया गया। इस पहली चोट ने इरादों को और बुलंद कर दिया। 2 साल बाद जमानत पर जब वे रिहा हुई, तब उन्होंने खुद को मौत की सजा के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम से जोड़ लिया। 2015 में वो सरकार को फिर खटकने लगी और उनकी गिरफ्तारी हो गई। ईरानी जेल में राजनीतिक कैदियों, महिलाओं के खिलाफ यातनाओं और यौन हिंसा का मजबूती से विरोध करना शुरू किया। उनके विरुद्ध लगातार कड़े कानूनी, सामाजिक और आर्थिक उपाय किए जा रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो ईरान की महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है। हिजाब को लेकर ईरान में काफी सख्त कानून है और इसे लागू करने के लिए पुलिस सख्ती से पेश भी आती है। इस दौरान कई बार पुलिस पर जोर जबरदस्ती का आरोप भी लगता है। हाल ही में हिजाब को लेकर सख्ती बरतने वाली मॉडल पुलिस ने 16 साल की लड़की को पीट कर कोमा में पहुंचा दिया। इससे पहले एक कुर्द महिला महसा जीना अमीनी के साथ ईरान की नैतिकता पुलिस ने ठीक से सर न ढकने के कारण मारपीट की। बाद में अमीनी की अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में भीषण आंदोलन भड़क उठा। विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले बहुत से लोगों को सरकार ने जेलों में ठूस दिया और कई को फांसी की सजा दी गई। नरगिस ने 7 साल से बच्चों को नहीं देखा है।
और मैंने नरगिस को 11 साल से नहीं देखा। नरगिस लंबे समय से जेल में है। नरगिस पर कई मामले हैं। ये अवार्ड न केवल मोहम्मदी को सम्मानित करेगा, बल्कि ये उन लाखों प्रदर्शनकारियों के हिम्मत और जज्बे को सराहता है जो सरकार के भेदभाव और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचान है भाई। कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब देखते हैं एशिया का आईना। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। चीनी तटरक्षक जहाजों ने फिलीपींस के गश्ती जहाज को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि चीनी जहाज फिलीपीनी जहाज के बेहद करीब आ गया था। ये नाकेबंदी करीब 8 घंटे तक जारी रही और फिलीपींस के तटरक्षक बलों ने चीन की इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। पहले से ही कई वजहों से तनावग्रस्त दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी तटरक्षक जहाज़ों ने फिलीपींस के एक जहाज़ को जब रोकने की कोशिश की तो ये टकराने से बाल बाल बच गए। चीनी जहाज़ फिलीपीनी जहाज़ के बेहद करीब 1 मीटर के दायरे में आ गए। इस घटना में फिलीपींस के एक अन्य तटरक्षक जहाज़ को चीनी तटरक्षक जहाज़ और मिलिशिया जहाज़ों ने अवरुद्ध कर दिया और घेर लिया। ये घटना तब हुई जब सेकेंड शोल द्वीप की तरफ जा रहे फिलीपींस के 2 छोटे जहाज़ों को चीन के जहाज़ों ने रोक लिया। ये नाकेबंदी करीब 8 घंटे तक जारी रही। फिलीपींस के तटरक्षक बल ने चीन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। हम चीनी तटरक्षक पोत के व्यवहार की निंदा करते हैं। चीन के तटरक्षक जहाज 21,556 ने 1 मीटर की दूरी पर एक खतरनाक चाल चली, जिसके कारण कमांडिंग ऑफिसर को जहाज बंद कर वापस मोड़ना पड़ा।
पिछले महीने फिलीपींस तटरक्षक दल द्वारा विवादित जल क्षेत्र में चीन के अवरुद्ध को हटाने के बाद मनीला और बीजिंग के बीच तनाव बरकरार है। मछली और खनिज संसाधनों से समृद्ध जल पर अपने आर्थिक अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए हर महीने मनीला स्प्रेटली द्वीप में सेकेंड थॉमस शोल में अपनी चौकी को आपूर्ति करता है। बीजिंग स्प्रेटली सहित लगभग पूरे दक्षिणी सागर पर अपना दावा करता है। यहाँ के कुछ इलाकों पर फिलीपींस भी अपना दावा ठोकता है। जब दोनों देशों के जहाजों का आमना सामना हुआ तो चीन ने रेडियो संदेश भेजकर उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन फिलीपींस के इनकार के बाद चीनी जहाजों ने खुद को एक बॉक्स के आकार में जोड़ लिया, लेकिन आकार में छोटे होने के कारण फिलीपींस के जहाज घिर गए। इस दौरान फिलीपींस का एक सैन्य विमान भी ऊपर से उड़ान भरता देखा गया। फिलीपींस के जहाज सूर्यास्त के समय वापस लौट आए जब उन्होंने पुष्टि की कि आपूर्ति वितरित की जा चुकी है। ये जल क्षेत्र हमारे देश का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आता है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले का सम्मान करना चाहिए। चीन स्प्रेटली द्वीप समूह पैरासेल द्वीप समूह में विशेष रूप से सक्रिय है। वो यहाँ 3200 एकड़ का एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। साल 2013 में इसकी शुरुआत हुई, काम अब तक चल रहा है। चीन स्कारबोर शोल पर भी तटरक्षक बलों के माध्यम से नियंत्रण करता है। विवाद सुलझाने की कई कोशिशें हुई। साल 2016 में मध्यस्थता न्यायालय ने चीन के 9 लाइन दावे के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। चीन ने इस निर्णय को ही खारिज कर दिया। समुद्री कानून के मुताबिक कोई भी देश 12 समुद्री मील तक या एक क्षेत्रीय समुद्र और क्षेत्रीय समुद्री रेखा से 200 समुद्री मील तक का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। गुरुवार को सीरिया की सैन्य अकादमी में हुए हमले में 100 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया की सरकार का दावा है कि इस हमले के पीछे आतंकी समूहों का हाथ है। हमले में सीरिया के रक्षा मंत्री अली महमूद अब्बास बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हमले में हथियारबंद ड्रोन से बमबारी और गोलाबारी की गई। सरकार ने हमले के बाद 3 दिन के शोक की घोषणा की है। आंसुओं, खुशियों और निराशाओं के बीच सीरिया के होम्स हमले के पीड़ित परिवारों ने अपने परिजनों को अंतिम विदाई दी, इस संकल्प के साथ कि दोषियों को हर हाल में सजा दिला कर रहेंगे। यासिर मोहम्मद का सैन्य अकादमी से स्नातक पूरा हुआ था और इस पल को अपने माता पिता के साथ साझा करने के लिए उन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे ताकि अपने जीवन के इस ऐतिहासिक पल को हमेशा हमेशा के लिए समेट लें। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। तभी कातिल ड्रोन उनका सब कुछ छीन ले गया। मेरी माँ मेरे साथ मेरी खुशियाँ बांटने आई थी, लेकिन तभी ये प्लेटफॉर्म पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ जब हम खुशी खुशी तस्वीर खिंचवा रहे थे। गुरुवार को सीरिया के सैन्य अकादमी पर हुए हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में सेना के साथ साथ आम नागरिक जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस हमले के पीछे आतंकी समूहों का हाथ है। हमले के दौरान एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। लोग ग्राउंड में चले गए थे और तभी वहां पर धमाका हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बम कहां से आया। बस चारों ओर लाशें ही दिखाई दे रही थीं। इस घटना में सीरिया के रक्षा मंत्री अली महमूद अब्बास बाल बाल बचे। हमले से कुछ मिनट पहले ही वो कार्यक्रम से निकले थे। उनके जाते ही हथियारबंद ड्रोन ने वहां बमबारी और गोलीबारी शुरू कर दी। मैं फिर कहता हूँ, भगवान आपको सांत्वना और आशीर्वाद प्रदान करे। शहीदों की आत्मा को शांति मिले। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि सरकार ने शुक्रवार से 3 दिन के शोक की घोषणा की है। सीरिया की सेना ने हमला के लिए विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला हुआ है। हालांकि इस हमले की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। युद्ध से जूझ रहे सीरिया में इसे बड़े ड्रोन हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इसे सीरियाई सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा खूनी हमला माना जा रहा है। वहीं सीरियाई सरकार ने इस हमले की पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई है। सीरियाई सेना ने विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब इलाके पर भारी बमबारी की है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया का संकट मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर सरकार की क्रूर कार्रवाई के बाद जल्द ही ये गृह युद्ध में बदल गया था।
उधर उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। तुर्की ने रात भर किए गए हवाई हमले में 26 कुर्दों को मार गिराने का दावा किया है। तुर्की इन्हें आतंकवादी कहता है। तुर्की का कहना है कि सीरिया में उसके सैन्य बेस पर हुए हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल पिछले दिनों अंकारा में हुए विस्फोट के बाद से तुर्की कुर्दों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके ने रविवार को तुर्की के आंतरिक मंत्रालय के सामने हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और दूसरा पुलिस की गोलीबारी में मारा गया था। इस बीच अमेरिका ने सीरिया में तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये ड्रोन उत्तर पूर्व सीरिया में अमेरिकी सुरक्षा बलों के 500 मीटर निकट पहुंच गया था। दोनों देश नाटो के सदस्य हैं और एक दूसरे के खिलाफ की गई कार्रवाई का यह दुर्लभ मामला है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में खाड़ी सहयोग परिषद और मिस्र के खाद्य उद्योग के प्रमुख व्यापारियों के साथ मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन क्षेत्रों के प्रमुख खाद्य आयातकों के साथ बातचीत की। उन्होंने जीसीसी और मिस्र के बाजारों में भारतीय खाद्य निर्यात की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी मुलाकात की। उन्होंने सीए समुदाय को भारत के अमृत काल में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं पर भी चर्चा की। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत से अमेरिकी संबंधों की सराहना करने के साथ चीन को चुनौती के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों को दोनों देशों के लिए सकारात्मक करार दिया। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत से अमेरिकी संबंधों की सराहना करने के साथ चीन को चुनौती के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने भारत अमेरिकी संबंधों को दोनों देशों के लिए सकारात्मक करार दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करता है। We very much appreciate our relationship with India on a defense level. We continue to foster a stronger defense partnership with India, and that is something that I think you'll continue to see us do going forward. इसके साथ ही अमेरिका भविष्य में भी भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। 1997 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग न के बराबर था, जबकि आज यह बढ़कर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। चीन को चुनौती बताते हुए पैट राइडर ने कहा कि वो कई बार रिश्तों की रफ्तार में बाधक बना है। Well, yeah, we've been very clear on this, right? China remains the pacing challenge for the Department of Defense, and we do appreciate the partnership that we have with India and other countries in the Indo-Pacific region when it comes to preserving individual nations' sovereignty and abiding by the international rules-based order that has preserved peace and stability for many years. उन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत राष्ट्रों की संप्रभुता को संरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का पालन करने की बात आती है, तो हम भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपनी साझेदारी की सराहना करते हैं। इन्हीं स्थितियों ने पिछले कई वर्षों से शांति और स्थिरता को संरक्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वाह भैया,
थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचान है भाई। कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। आइए आपको बताते हैं नाइजीरिया के पत्रकार फुआद लावाल के बारे में। फुआद ने इतिहास को संजोने के लिए बीड़ा उठाया है। पुराने अखबारों को डिजिटाइज करने का नाइजीरिया के इतिहास की कई जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण फवाद ने इस काम की जिम्मेदारी संभाली और अब उन्हें दूसरों की भी मदद मिल रही है। पुराने अखबारों की कतरन से इतिहास को सहेजने की कोशिश, ताकि एक क्लिक पर नई पीढ़ी को उस दौर की छोटी छोटी खबरें या जानकारियां हासिल हो सकें जब इंटरनेट मौजूद नहीं था, या था भी तो बहुत प्रचलित नहीं था। दरअसल नाइजीरिया के फुआद लावाल ने ऑनलाइन के जरिए अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी और कई बार उन्हें नाइजीरिया के इतिहास की कुछ सामान्य जानकारियां भी नहीं मिल पाईं। इतिहास को जुटाने की कोशिश करने वाले लावाल ने इतिहास दर्ज करने की ओर कदम बढ़ा दिया। सूचनाओं का ऑनलाइन दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की दिशा में काम शुरू किया। हमारा मिशन पुराने अखबारों को डिजिटाइज करके नाइजीरिया के इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। नाइजीरिया में 2000 के अंत और 2010 के दशक की शुरुआत तक ऑनलाइन प्रकाशन मुख्य धारा में नहीं आया था, तो मुझे लगा कि मेरी तरह और कितने लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की। लावाल खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, लिहाजा खबरों को छांटना और उसको समझना उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहले उन्होंने 1960 से लेकर 2010 तक के अखबारों का डिजिटलीकरण करने का काम शुरू किया। दिलचस्प बात यह रही कि बहुत ही कम समय में उन्होंने इस दौर के करीब 97% अखबार हासिल कर लिए। लावाल का फोकस सिर्फ प्रमुख घटनाओं को सहेजना ही नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य उन छोटी छोटी घटनाओं का भी दस्तावेजीकरण करना है जिन्हें गली मोहल्लों की खबर समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि इसमें बड़े सामाजिक और आर्थिक संदेश छिपे होते हैं। लावाल का ऑनलाइन पोर्टल नाइजीरिया के 30 से ज़्यादा प्रकाशकों की मुद्रित सामग्री का डिजिटलीकरण कर रहा है। इसकी प्रक्रिया में डिजिटलीकरण के लिए अनुमति लेना, दस्तावेज़ों को छांटकर उन्हें स्कैन करना और पोर्टल पर अपलोड करना जैसी कई जटिल गतिविधियां शामिल हैं। दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूचनाओं को सहेजने में मदद करते हैं, खासकर कि खोई हुई सूचनाएं या वो सूचनाएं जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि जिन सूचनाओं को हम सहेज रहे हैं इनमें से ज़्यादातर के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिलती है। लावाल और उनकी टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में लोगों से वित्तीय सहायता भी मिल रही है। वो अपनी इस अनोखी पहल के लिए अब तक $30,000 से ज़्यादा जुटा चुके हैं। करीब 50,000 से ज़्यादा पेज और 1,20,000 से ज़्यादा स्टोरीज स्कैन करने के बाद हाल ही में लावाल और उनकी टीम ने अपने पोर्टल का पायलट परीक्षण शुरू कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।